हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि एक महीने से भी कम समय रह गया है आपके सीटेट एग्ज़ाम में, जो कि 7 जुलाई 2024 को होने वाला है। तो इसमें सबसे एक बहुत प्रॉब्लम, जैसे हम हर तरफ ध्यान दे देते हैं, हम सीडीपी पढ़ लेते हैं, हम ईवीएस पढ़ लेते हैं, है ना, हम हिंदी इंग्लिश की पेडागॉजी पढ़ लेते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जो रहता है आपके एग्ज़ाम का वो होता है पैसेज यानी गद्यांश, है ना। तो वो उसको हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और वो इतना इम्पॉर्टेंट है। पैसेज क्या होता है हमारे एग्जामिनेशन पे, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, वो कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? टोटल 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं, अगर दोनों आप लैंग्वेज को इंक्लूड कर लो। लैंग्वेज 1 अगर आप हिंदी लिए हो या इंग्लिश लिए हो, आप पर डिपेंड करता है। लैंग्वेज 1 में भी 15 नंबर के आपके पूछे जाएंगे और लैंग्वेज 2 में भी 15 नंबर के पूछे जाते हैं। तो यानी टोटल आपका पैसेज जो पूछा जाता है, दोनों लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश हो या किसी का लैंग्वेज मराठी हो, है ना, किसी का लैंग्वेज उर्दू हो या कोई भी लैंग्वेज के जो भी आपने चूज़ किया है, तो आपको 15 नंबर के पैसेज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 15 नंबर के लैंग्वेज 1 और 15 नंबर के लैंग्वेज 2 से पूछे जाते हैं। तो टोटल आपका 30 मार्क्स का हो जाता है ना, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है। अनसीन पैसेज होते हैं, है ना, यानी अपठित गद्यांश होते हैं। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, पैसेज तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकता है अगर आप उसको टाइम दो, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि आपको कैसे सॉल्व करना है? मिनिमम टाइम में, मिनिमम यानी कम से कम टाइम में, आपको कम से कम टाइम देते हुए, क्योंकि पैसेज पढ़ना, फिर उसके क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सॉल्व करना, तो ये टाइम टेकिंग होता है। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको कम टाइम में पैसेज को सॉल्व करना है, चाहे वो हिंदी का पैसेज हो चाहे वो इंग्लिश का पैसेज हो। तो आज बेसिकली हम हिंदी के पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे कम टाइम में और किस तरह से हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, वो हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो हम इस 15 नंबर ईच सब्जेक्ट्स में, जो ईच लैंग्वेज में जो आ रहा है, यानी 30 नंबर को हम किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि 150 नंबर का होता है। ठीक है, और आपको छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ के नहीं आना है। आपको कोशिश करना है कि 150 आउट ऑफ 150 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आइए, है ना। मार्क्स कितने आएंगे वो बाद में देखा जाएगा, है ना, लेकिन आपको अटेम्प्ट तो ज़रूर करना है। तो 150 में से आप 30 मार्क्स को इग्नोर कैसे करोगे? आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, तो आपको अच्छा स्कोर करना है। वैसे तो सीटेट में क्या है कि 19 मार्क्स लाना है जनरल कैटेगरी को, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे सीटेट। फिर भी आपकी तैयारी अच्छी रहे, आगे फ्यूचर में जो भी आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो, केबीएस एनबीएस जो भी आप देना चाहते हो, उसके लिए आपको अच्छा से अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हिंदी के पैसेज को हमें कैसे सॉल्व करना है। अब अनसीन पैसेज होते हैं। अनसीन पैसेज का मतलब होता है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को कम समय में हमें सॉल्व करना है। अपठित गद्यांश क्यों बोलते हैं? ऐसे गद्यांश यानी ऐसे पैसेज जो कि हम कभी ना हमने देखा है ना सुना है, वो हमारे लिए या आपके लिए सबके लिए नया रहता है, जिसको हमने कभी पढ़ा नहीं रहता है ना, तो वो होता है अपठित गद्यांश। तो चलिए देखते हैं कि क्या कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे जिससे आपका जो पैसेज हो वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए। और उसके बाद मैं आपको एक पैसेज सॉल्व करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको पैसेज सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान रखना चाहिए। अब किस किस चीज को ध्यान में रखना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? रीड ऑल क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन है उसको सबसे पहले फटाफट आपको क्या करना है? रीड करना है। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सबको फटाफट पढ़ लो। और क्या करना? पढ़ने के बाद गद्यांश को एक बार सरसरी दृष्टि से पढ़ लेना चाहिए। अब हिंदी का पैसेज है, सपोज आपके पास हिंदी का पैसेज है, और हिंदी क्या है? फर्स्ट लैंग्वेज, हम उसी को लेते हैं जो हमारी अच्छी होती है। जैसे हमारी मदर टंग हिंदी है तो हम हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज में रखते हैं। तो हिंदी का पैसेज है, तो अगर आप सरसरी निगाह से, सरसरी दृष्टि से उस पैसेज को पढ़ोगे, है ना, पढ़ोगे, देखोगे ना, तो आपको बहुत हद तक पैसेज समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो हमारा मदर टंग है, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले आपने जो क्वेश्चन पढ़ा था, तो क्वेश्चन में आपको कुछ कीवर्ड दिखे होंगे, है ना, कीवर्ड दिखे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन दिया होगा क्वेश्चन से, कि उससे पता चलेगा कि क्या क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी इस पैसेज में किस बारे में बात हो रही है, आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन से क्या समझ में आएगा कि ये पैसेज क्या है,
किस बारे में बात कर रहा है ना। देखिए पैसेज दो तरह के होते हैं, एक होता है एक नेगेटिव थॉट को यानी एडवांटेज वाला पैसेज होता है और एक डिसएडवांटेज। एक ऐसा पैसेज यानी एक ऐसा आपको गद्यांश मिलेगा जिसमें आपको क्या दिया रहेगा कि किसी की मतलब कुनीतियों जो भी बुराइयां हैं समाज में उसके बारे में दिया रहेगा, नहीं तो कोई ऐसा सब्जेक्ट ऐसा टाइटल रहेगा पैसेज का जिसमें अच्छाई दिखाई रहेगी, किसी चीज की विशेषता बताई रहेगी। तो इस तरह दो तरह के पैसेज आपको मिलेंगे। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, एक मोटा मोटी आपको अनुमान लग जाएगा कि पैसेज नेगेटिव थॉट को दिखा रहा है या पॉजिटिव थॉट को दिखा रहा है। और उसके कीवर्ड यानी किसी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी जो आपने हिंदी में क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें किसी में दिया हुआ है, मान लो कि लक्ष्य दिया हुआ है ना, लक्ष्य दिया हुआ है तो आप लक्ष्य क्या हो गया, आपका की पॉइंट हो गया कि इस पैसेज का मोटा मोटी लक्ष्य क्या है ना। तो आप लक्ष्य को क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। अगर ऑफलाइन दे रहे हो आप एग्जाम, अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम है तो आप कहीं छोटे से जगह में आपको उसको लिख लोगे, यानी या तो आपको कीवर्ड को क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है यानी रेखांकित करना है, और नहीं तो उसको कहीं बगल में लिख लीजिए कि इस क्वेश्चन में इस बिंदु पर फोकस किया गया है, तो इस बिंदु से रिलेटेड मेरे को क्या करना है, उस पैसेज में ढूंढना है कि ये बिंदु कहाँ पर यूज किया गया है, यानी ये जो पर्टिकुलर वर्ड है वो कहाँ यूज किया गया है, या पर्टिकुलर लाइन जो है वो कहाँ यूज किया गया है, और उसको भी हम अंडरलाइन करते जाएंगे जब हम पैसेज को पढ़ेंगे, ठीक है ना। गद्यांश का मूल भाव अवश्य समझना चाहिए। अब गद्यांश का मूल भाव क्यों समझना चाहिए, उससे हमें क्या पता चलता है कि एक टाइटल जो है, मतलब इसका जो मोस्ट प्रोबेबली इस गद्यांश का टाइटल क्या होगा वो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे मूल भाव, जैसे क्या है कि पॉपुलेशन पर की जनसंख्या पर बात हो रही है, तो आपको पूरा पैसेज क्या दिखा रहा है कि जो जनसंख्या बढ़ोतरी नाम से एक पैसेज है ना, तो जनसंख्या बढ़ोतरी के बारे में है। तो आपको मूल भाव क्या समझ में आया कि हमको जनसंख्या को रोकना है, जनसंख्या बढ़ना हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो ये आपका मूल भाव समझ में आ जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इसकी सुटेबल टाइटल क्या है, आप इसके शीर्षक बताइए, तो उससे आपको मिल जाएगा, है ना। शीर्षक समूचे गद्यांश का प्रतिनिधित्व करते हुए कम से कम एवं सटीक शब्दों का होना चाहिए। अब आपको जब टाइटल यानी शीर्षक चुनना है ना, तो शीर्षक कैसा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। एक तो छोटे शब्द, जितना छोटा शब्द लीजिएगा, जितना सटीक शब्द लीजिएगा ना, उतना वही आपका क्या होगा, परफेक्ट शीर्षक यानी परफेक्ट सुटेबल टाइटल आपके लिए रहेगा। अब वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बेसिकली जो आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगे, तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे शीर्षक के, आपको उसमें से सेलेक्ट करना रहेगा। कैसे सेलेक्ट करना रहेगा, आपको मूल भाव पता चल गया कि यानी सेंटर पता चल गया कि ये पैसेज किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, यानी सेंटर पॉइंट क्या है, उससे आप इजिली क्या कर लोगे, टाइटल डिस्कवर कर लोगे कि इन्हीं चारों में से ये टाइटल जो है ये सुटेबल है, ठीक है। प्रश्नों को पढ़कर संभावित उत्तर गद्यांश में खोजने का प्रयास करना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले आपको करना है, सबसे पहले सारे क्वेश्चन को क्या करना है, रीड करना है, सारे क्वेश्चन को पढ़ना है, सारे प्रश्नों को पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, की पॉइंट यानी इंपॉर्टेंट लाइन और वर्ड को अंडरलाइन करना है ना, और या तो कहीं लिख लेना है कि इस क्वेश्चन में इस बारे में बोला जा रहा है, यानी लक्ष्य के बारे में बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पैसेज में, इस गद्यांश में लक्ष्य के बारे में बात की गई होगी, तो वहां पर मेरे को इजिली वहां से मिल जाएगा। गद्यांश का मूल भाव से आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को सुटेबल टाइटल क्या होना चाहिए, 4 ऑप्शन में से आप सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। और प्रश्नों को पढ़ के संभावित उत्तर गद्यांश से खोजने का प्रयास करना चाहिए। अब सबसे पहले क्या क्या, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ ली, फिर सरसरी निगाह से पढ़ ली। उसके बाद जब आप क्वेश्चन करोगे ना, सरसरी निगाह यानी जल्दी जल्दी पैसेज पढ़ लोगे, क्योंकि आपका लैंग्वेज 1 हिंदी है तो आपने पढ़ लिया। उसके बाद क्या करोगे, जब आप क्वेश्चन की ओर देखोगे ना, तो वहीं पर आपके 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। अगर फास्ट पढ़ रहे हो पैसेज तो वहीं पे 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आपने अंडरलाइन किया है कीवर्ड, हर क्वेश्चन का एक एक कीवर्ड जरूर होता है, तो उस क्वेश्चन के कीवर्ड से मिलाते हुए आप इस पैसेज को सॉल्व करोगे, ठीक है। वो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम बताएंगे। तो आप याद रखिएगा, पहला पॉइंट क्या है कि आपको ध्यान देना है सारे क्वेश्चन का, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है, उसको लिखिए, उसको अंडरलाइन कीजिए, फिर फटाफट आप उस पैसेज को पढ़िए। पैसेज को पढ़ने के बाद फिर से क्वेश्चन की ओर जाइए, और वहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आपके वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद फिर से आप अंडरलाइन वाले वर्ड को देखिए और उससे मैच करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ पर आपको ग्रामर के भी मिलेंगे, तो आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हो, ठीक है।
तो ग्रामर को नहीं करना है, क्योंकि देखिए अभी आपने इग्नोर कर दिया तो आप कहाँ तक ग्रामर को इग्नोर करोगे। आपको आगे चल के बहुत सारे एग्जाम्स में आपको ग्रामर पूछे जाएंगे, तो बेसिक नॉलेज आपका ग्रामर का होना जरूरी है। जैसे आपको संज्ञा का ज्ञान होना चाहिए, आपको सर्वनाम का ज्ञान होना चाहिए, आपको विशेषण का ज्ञान हो जाना चाहिए, क्रिया क्या होता है, समानार्थक तक यानी पर्यायवाची शब्द का होना चाहिए, विलोम शब्द का होना चाहिए, संधि और समास का ज्ञान होना चाहिए, अलंकार, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ और तत्सम तद्भव शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। ये बेसिक है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो बेसिक ग्रामर, तो आपको बहुत बड़ा ग्रामर यानी बहुत तोप ग्रामर नहीं पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल ग्रामर के क्वेश्चन रहते हैं। तो आप बेसिक नॉलेज भी रहेगा ना तो आप पढ़िएगा और उसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। तो बेसिक नॉलेज अगर पता रहेगा तो आप ग्रामर को सॉल्व करोगे। अब मैं यहाँ पर जो आपको ग्रीन कलर से लिखा हुआ है ये चीज इस ग्रामर के टॉपिक को यानी व्याकरण को आपको अच्छे से पढ़ना है ना। जैसे आपको अलंकार पढ़ना, अलंकार के प्रकार, संधि समास को पढ़ना है, विलोम शब्द के 100 विलोम शब्द पढ़ लीजिए, उसमें से तो आ ही जाना है ना। 100 समानार्थिक शब्द यानी विपरीतार्थिक शब्द पढ़ लीजिए, और विशेषण से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये जो आपको ग्रीन कलर से दिया है इसको आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इससे अक्सर सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक शब्द जो होते हैं या तत्सम तत्सम से कभी कदार पूछे जाते हैं। हाँ, पेपर 2 में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रामर को इग्नोर करके निकल जाना है। ग्रामर पढ़िएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा आगे वाले एग्जामिनेशन में। यहाँ भी आपको 4 से 5 मार्क्स दिला देगा अगर दोनों लैंग्वेज को इंक्लूड किया जाए तो, और आगे आपको बहुत मार्क्स दिलाने में ये ग्रामर हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पैसेज की तैयारी करनी है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से आपको पैसेज को सॉल्व करोगे, कैसे कैसे जो चीज मैंने बताई उसको किस तरह से आपको करना है। आप एक प्रैक्टिकल वे में देखिए जिससे आपका हिंदी का पैसेज जो है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक पैसेज को देखेंगे और किस तरह से हम उसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे सामने एक पैसेज है जो कि हिंदी के गद्यांश है ना। ये गद्यांश का है, गद्यांश या अनसीन पैसेज हम बोलते हैं, या अपठित गद्यांश को हम पढ़ेंगे और उससे समझेंगे कि कैसे कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने कुछ अभी स्टेप्स बताए आपको कि किस तरह से आपको स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है कम समय में, ठीक है। सबसे पहले क्या मैंने स्टेप बताया था कि आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को फटाफट पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ा 91 से कि आपका जो मैंने ये पैसेज लिया है ये प्रीवियस ईयर से है कि किस तरह से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सीटेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और सीटेट के प्रीवियस ईयर से पैसेज लिया गया है। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए पहला 91 नंबर का क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है। सबसे पहले पहला स्टेप हमारा क्या था कि क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया है, यानी यहाँ पे आपको की पॉइंट या कीवर्ड क्या मिला, लक्ष्य, है ना। तो इस लक्ष्य को या तो आप अंडरलाइन कीजिए या तो कहीं लिख लीजिए साइड में, है ना। अगर ऑफलाइन पेपर दोगे तब भी आपको यहाँ पर रहेगा, और ऑनलाइन दोगे तो आपको एक रफ शीट मिलेगी, वहां पर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अभी जो एग्जाम होने वाला है वो ऑफलाइन ही है, तो आपको इसके बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर वो आपने कर लिया, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमें क्या मिल गया, लक्ष्य, यानी पैसेज में कहीं ना कहीं लक्ष्य का जिक्र किया गया होगा, तो उसको हमको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद के अनुसार दूसरा क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए, यानी व्यवहार का हिस्सा किसे बनाना चाहिए। यानी ये पैसेज में आप क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ अच्छी व्यवहार की बातें की गई होंगी, तो व्यवहार का हिस्सा किसे बनाना चाहिए, तो व्यवहार का हिस्सा को आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है। इसको आपको फोकस करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप बढ़ोगे नीचे, अगला क्वेश्चन देखोगे आप, गांधी जी विश्व नेता बने क्यों, की विश्व नेता क्यों बने। अब इसके बारे में भी रीजन दिया होगा, तो अब फिर से अब इसको अंडरलाइन करोगे कि विश्व नेता क्यों बने, है ना। विश्व नेता बने क्यों बने, ये आपका की पॉइंट हो गया। अब ये इससे रिलेटेड भी आपको जब पढ़ोगे पैसेज तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको इस चीज पर इसका क्या आंसर होना चाहिए। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक और गांधी जी में क्या समानता है। अब इसके बारे में भी जरूर दिया होगा, इन सब महापुरुषों के नाम जरूर दिए होंगे और उनके बारे में बताया गया होगा। ये भी आपका एक की पॉइंट हो गया, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट लाइन हो गया। उसके बाद आपने जल्दी मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आपको ये खुद से जल्दी करना है। कौन सा शब्द मित्रता से भिन्न है, आपने ये देख लिया।
सही शब्द चुनिए। सबके प्रति डैश की दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, है ना। अब सबके प्रति क्या दृष्टि का भाव होना चाहिए, आपको देखना होगा कि सबके साथ आपको कैसे रहना चाहिए, अपना पराया का समाज से क्या होगा, और हमें किसके अनुसार फल मिलता है ये आपको देखना होगा, ठीक है ना। तो आपने इस तरह से फटाफट से आपने पूरे क्वेश्चन को देख लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ जाओगे पैसेज को सरसरी निगाह से, क्योंकि आपका लैंग्वेज 1 है, अगर आप मदर टंग आपकी हिंदी है, मोस्टली बच्चों की होती है, तो अगर आपकी मदर टंग और भी है तो आपको सारे अपने अपने लैंग्वेज के अनुसार इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे फटाक से आपको यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर देना है। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसके अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज, अब देखिए एक बार मैं आप यहाँ पे रोकना चाहूँगी, जितने भी आपने क्वेश्चन पढ़े तो वो क्वेश्चन कम से कम आपके माइंड में जो होती है, जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, उसमें कम से कम 5 मिनट तक तो आपके माइंड में वो क्वेश्चन रहेगा ही, है ना, कि क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था। तो यहाँ पर फटाफट यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन के आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसके अनुसार भी फल मिलता है, यानी हमें किसके अनुसार फल मिलता है, व्यवहार के अनुसार। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक संस्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाते हैं, वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी जी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी सदस्यता, निरहंकार और व्यवहार की योगदान है। यानी यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट के बारे में था, ठीक है। वे जिस समस्त प्राणी प्राकृतिक और सृष्टि के लिए हैं, वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। वो किसके लिए जीते थे, समस्त प्राणियों के लिए, प्रकृति के लिए और सृष्टि के लिए जीते थे। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से हटाया जा सकता है, यानी अहंकार को किससे हटाया जा सकता है, विवेक से हटाया जा सकता है, ठीक है। गांधी जी ने गुलामी से आजादी, मनुष्य की सेवा और विवेक से मित्रता। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था ना ये सब कि गांधी जी को का लक्ष्य क्या था, हमने लक्ष्य पर अंडरलाइन किया था कि गांधी जी का लक्ष्य क्या था या क्या नहीं था। तो आप फटाक से क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्या पूछा था उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूछा था कि गांधी जी ने अपना लक्ष्य किसे नहीं बनाया। तो अब यहाँ पे जो जो बनाया है वो आप देखो, किसको किसको बनाया है, फटाक से यहाँ आइए। गांधी जी ने गुलामी से आजादी, मनुष्य की सेवा और विवेक से मित्रता। अब यहाँ पर आप देखोगे, अब ये ऑनलाइन पेपर है तो आपको घूम घूम के देखना पड़ रहा है, वहां पर आपके सामने रहेगा पेपर ऑफलाइन में, तो आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो गांधी जी ने किसे अपना लक्ष्य नहीं बनाया है, तो गुलामी से आजादी, मनुष्य की सेवा, विवेक से मित्रता, इनसे तो बनाया है। किससे नहीं बनाया है, गुलामों से आजादी। यहाँ पे आंसर आपको पैसेज पढ़ते पढ़ते मिल गया, ठीक है। चलिए उसके बाद हम क्या देखेंगे, सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार था गांधी जी के विश्व नेता बने। अब विश्व नेता, गांधी जी ने विश्व नेता बने, क्यों बने, तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिले। उन्होंने सत्याग्रह किया, वे स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे, वे अनुशासन प्रिय थे, वे सभी के प्रति समान दृष्टि का व्यवहार। अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिला ना, क्योंकि आपने क्या किया, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया था। तो उन्होंने क्या रखे, समस्त प्राणियों के हित में सदा संकलन। यहाँ पे विश्व नेता बने, क्यों बने, क्योंकि सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार था गांधी जी के विश्व नेता बनने में, ठीक है। यह क्वेश्चन का आंसर मिल गया। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है, सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपने मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी अब इसे आजमा के देखिए, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे वह कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। यानी शांति कहाँ है, आपके अंदर है, आपके स्वयं में है। तो इस शांति के बारे में भी एक क्वेश्चन था, तो अब हमें फटाफट आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हमें 2 क्वेश्चन के आंसर तो पैसेज पढ़ते पढ़ते सॉल्व कर लिए। अब तीसरा क्वेश्चन हमें यहाँ क्या बता रहा कि महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक और गांधी जी में क्या समानता थी, कि वो क्या थी, क्या वो सभी धर्म गुरु थे। देखिए गांधी जी तो धर्म गुरु नहीं थे, यहाँ पर यही क्वेश्चन, यहाँ पे तो ये गलत हो गया, ठीक है। वो सन्यासी थे। सन्यासी क्या होता है, जो घर द्वार छोड़ देता है। गांधी जी तो अपने घर परिवार को लेके चलते थे। वे सभी भारत में जन्मे थे, ये तो सही बात है कि भारत में जन्मे थे, लेकिन क्राइस्ट भारत में नहीं जन्मे थे, ठीक है। वे सभी मानव कल्याण
सभी ने मानव कल्याण किया था, ये परफेक्ट आंसर होगा। जरूरी नहीं है कि मानव कल्याण यहाँ पे लिखा हो, लेकिन आपको क्या करना है, संदर्भ में आंसर देना है। संदर्भ में आंसर देना है का मतलब है कि आपको वो जो ऑप्शन है ना, वो किससे रिलेट करना चाहिए, आपके पैसे से वो ऑप्शन रिलेट करना चाहिए, आपसे वो कनेक्ट करे। ये ऑप्शन आपको इस पैसे से कनेक्ट कर रहा है, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द भिन्न है। अब कौन सा शब्द भिन्न में है, तो आपको मैंने बताया था ना कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए ग्रामर का, और बेसिक नॉलेज होने के लिए अगर आप अभी नहीं पढ़ सकते हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हो, स्टडी परचम के प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे बेसिक ग्रामर बहुत ही अच्छे से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया हुआ है। आप वहाँ पे देखना, बहुत ही अच्छे MCQ भी मिलेंगे और आपको टॉपिक भी मिलेगा। तो आपको ये जो 4 से 5 नंबर के जो ये ग्रामर पूछे जाते हैं, कभी 3 नंबर के कभी 4 नंबर के, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आप इसको मिस नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि आपको अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कौन सा शब्द भिन्न है, तो अगर आपको अच्छे से पता होगा, विशेषण के बारे में पता होगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर जाओगे। यानी मित्रता क्या है, विशेषण है, मनुष्यता विशेषण है, वीरता विशेषण है, लेकिन यहाँ पे भिन्न है यानी अलग कौन है, तो मित्र। मित्र क्या है, आपका संज्ञा है, तो यहाँ आपका भिन्न, यहाँ पे आंसर आपको मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, सभी के प्रति दैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। अब सभी के प्रति क्या आप अलग भिन्न दृष्टि रखोगे, अलौकिक का तो हमें कहीं पढ़ा ही नहीं, समान या सामान्य, तो आपको सभी के प्रति क्या दृष्टि रखनी है, आपको सभी के प्रति समान दृष्टि का भाव रखना है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि सामान्य दृष्टि का, सामान्य नहीं सामान्य, है ना, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने पैसेज से पढ़ा, तो ये भी संदर्भ में हमें मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अपना पराया में कौन सा समास है। मैंने आपको बोला था कि समास हो गया, संधि हो गया, अलंकार से एक क्वेश्चन रहते हैं, या तो कभी समास से दे देगा, कभी अलंकार से दे देगा, है ना, तो ये अल्टरनेट पूछे जाते हैं। अब देखिए ये अपना पराया, अब जितने भी अब यहाँ पे बेसिक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यह जो अपना पराया है, ये अपना पराया जो इस तरह के जो वर्ड होते हैं, जो कि इस तरह के योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, जैसे माँ बाप, बेटा बेटी, है ना, पूरब पश्चिम, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, और एक योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, वो हमेशा द्वंद्व समाज होते हैं, है ना, तो इस चीज को द्वंद्व समाज का ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको आंसर मिल गया फटाक से। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हमें किसके अनुकूल फल मिलता है। अब हमने क्या पढ़ा था पूरे पैसेज में, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए, तो आपको टाइटल क्या मिलेगा, अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार ये निकल के आ रहा है पूरे, आपको पूरे पैसेज से, पूरे गद्यांश से। अगर आपको सुटेबल शीर्षक पूछा जाए तो अच्छा व्यवहार, है ना, सामान्य व्यवहार, कुछ भी हो सकता है, तो ये एक टाइटल आ रहा है। तो आपको यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि पूरा पैसेज किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, व्यवहार के, तो हमें किसके अनुसार फल मिलता है, हमारे व्यवहार। जैसा हम अपना व्यवहार रखेंगे वैसा हमको सामने से क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। सामने से क्या मिलेगा, सामने वाले का भी व्यवहार उसी तरीके का होगा। यानी आपको क्या रखना है, अच्छा व्यवहार सबके प्रति रखना है। शांति को कहाँ पाया जा सकता है। अब हमने सबसे नीचे वाले लाइन में ही क्या, शांति कहाँ है, हमारे स्वयं में है, हमारे अंदर है। तो परिवार से नहीं मिलेगा, समाज से नहीं मिलेगा, धर्म से नहीं मिलेगा। शांति क्या है, हम बोलते हैं ना कि भगवान हमारे अंदर है, तो शांति कहाँ मिलेगी, हमें स्वयं से मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ क्या थे 99 क्वेश्चन तक हमें क्या पढ़ना है, हमने गद्यांश को पढ़ा। अब हम देखेंगे कि पद्यांश वाले जो क्वेश्चन है उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप पैसेज को सॉल्व कर सकते हो। अब पद्यांश यानी जो पोएम होता है उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, सेम ट्रिक अपनाना है और आपको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, अब चलिए देखेंगे कि जो पद्यांश पूछे जाते हैं, पोएम पूछे जाते हैं, उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। सेम ट्रिक है, जैसे आपने पैसेज को सॉल्व किया यानी गद्यांश को सॉल्व किया, उसी तरह से आपको पैसेज भी सॉल्व करना है। तो उसी तरह से आपको ये पोएम वाला जो पोर्शन है जिसको हम काव्यांश कहते हैं, पद्यांश कहते हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। अब उसके पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, मैंने क्या बताया था कि पहला स्टेप है कि आपको सारे क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे 100 नंबर से है, क्योंकि वहां पे हमने 99 नंबर पे छोड़ा था, अब 100 नंबर से है। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि, यानी यहाँ पे हमें क्या मिला, नीति धर्म ज्योति। हमें की पॉइंट यानी मेन पॉइंट क्या मिला, नीति धर्म ज्योति। ठीक है,
ये हमारा की पॉइंट हो गया। अगले फिर आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, आप साइड में कहीं लिख दो नीति धर्म या अंडरलाइन कर दो, इतना टाइम नहीं रहता है लिखने का तो आप अंडरलाइन करो, ठीक है। देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय क्या है, यानी आपको यहाँ पे देश के रोने की बात हो रही है, यानी देश में क्या ऐसा हो रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिखाया जा रहा है, ये जो पैसेज है वो क्या दिखाया जा रहा है कि देश में कुछ ऐसा जरूर कुछ बुरा हो रहा है जिससे देश को परेशानी हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। तो देश क्यों रो रहा है, यानी रोने से रिलेटेड आपको देखना है, तो ये आपका की पॉइंट हो गया। क्वेश्चन को पढ़िए फटाफट से और आंसर करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 102 नंबर का, द्वेष का समन किया जा सकता है। द्वेष का समन कैसे किया जाता है, ये आपको अब जहाँ पे समन होगा उस चीज को आपको ध्यान रहे। यहाँ पे की पॉइंट क्या मिला आपको, समन, अंडरलाइन, ठीक है। नेक्स्ट है पीयूष का विलोम शब्द, है ना। पीयूष का विलोम शब्द क्या होगा, अगर आपको ऐसे भी विलोम शब्द आते होंगे तो आप यहीं पर आंसर दे दोगे कि पीयूष का विलोम शब्द क्या होता है। अगर आपको आंसर देना है तो पीयूष मतलब क्या होता है, अगर आपको पता होगा समानार्थिक शब्द, तो अगर आपको सिमिलर शब्द याद होंगे ना तो आप अपोजिट वर्ड अपने आप बोलते हो। अब पीयूष का मतलब क्या होता है, अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरे को पता है क्योंकि मैंने पढ़ा है। तो पीयूष का क्या होता है, अमृत होता है। तो अमृत का अगर अपोजिट पूछा जाए तो क्या होगा, विष होगा। और यहाँ पे विलोम शब्द यानी उल्टे शब्द पूछे गए हैं तो यहाँ पे आपको यही मिल गया। अगर नहीं भी पता है तो पीयूष का मतलब, तो यहाँ पे खीर की बात तो की नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे क्षीर मतलब होता है खीर, यानी तत्सम तद्भव भव शब्दों से लिया। नीर मतलब होता है पानी, तो पीयूष मतलब तो पानी होगा नहीं। अमृत पीयूष का समानार्थिक होता है तो ये तो होगा नहीं, यानी उल्टा बताना है तो पीयूष का क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपको पता है तो आराम से कर लोगे, नहीं पता है तो आप संदर्भ में करोगे, आप पैसेज पढ़ के इसका मीनिंग निकाल लोगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक एक जो शब्द है एक का आपका मीनिंग आपको पता हो, लेकिन आपको संदर्भ में क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं ना, संदर्भ में व्याकरण पढ़ना, ठीक है। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद, मैंने बोला था संधि विच्छेद जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको संधि विच्छेद आना चाहिए, है ना। तो इसका हो जाएगा भ्रष्ट प्लस आचार्य, भ्रष्टाचार्य, ठीक है। भ्रष्ट आचार्य वाले को हम क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार्य बोलते हैं, ठीक है। कविता के अनुसार देश में सुदृढ़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, देश को सुदृढ़, यानी सुदृढ़ जहां शब्द होगा उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो ये 105 तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब फटाफट से चलिए हम क्या करना है, हमें नेक्स्ट पॉइंट, हमें पैसेज को यानी काव्यांश को पढ़ना है। फटाक से पढ़ते पढ़ते हम 2-3 क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अब ये है हमारा पैसेज, यहां से आपको पढ़ना है। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो। लड़ रहे हो आज छोटी छोटी बातों पर, देश हित को भूलकर प्रांत भाषा जात पर मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो। अब आपको याद आ गया होगा कि सुदृढ़ नाम का एक शब्द आया था, तो किससे क्या करना है, देश को कैसे ये करना है, भेदभाव मिटा के सुदृढ़ करना है। ये आपको मिल गया, यहाँ अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधेरे अंधकार में जूझती नहीं डगर। ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा देश को रुदन सुनो। बांट दर्द देश का, मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से यानी प्रेम के अमृत से द्वेष का समन करो, द्वेष का समन करो। यहाँ पे एक और लाइन आपको मिला, समन नाम था ना, इतना तो मेरे को भी याद हो गया, आपको भी याद हो गया, सुदृढ़ था, देश था, तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन करो। अब देखो कैसे आपका सॉल्व होगा, क्योंकि पहले आपने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ लिया है। अब 100 नंबर का क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, ताकि नीति धर्म की ज्योति को आपको प्रखर करना है तो देश को प्रेम से किया जा सकता है, दर्द बांट के किया जा सकता है, अपने आपसी भेदभाव दूर किया जा सकता है, या भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। यानी नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पूरे पैसेज में ये जो काव्यांश है उससे आपको एक चीज मिला कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको आपस में लड़ना नहीं है, आपको भेदभाव नहीं रखना है। एक तरह से इसकी टाइटल क्या मिल गई है कि आपसी भेदभाव को दूर करने वाला आपको टाइटल निकल के आ रहा है। तो आपको आपसी भेदभाव दूर किया जा सकता है किससे, नीति धर्म से। आपको संदर्भ में यहाँ पे आंसर मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अगला
अगला क्वेश्चन है, देश आज रो रहा, पंक्ति का आशय। देश क्यों रो रहा है? क्योंकि देश में क्या है, बहुत अशांति का वातावरण है। शांति का वातावरण रहेगा तो देश क्यों रोएगा? यही तो ऐसे ही कट गया ये वाला ऑप्शन, ठीक है। देश के नागरिक रो रहे हैं, ये तो कहीं भी हमें पैसेज में नहीं मिला और ना ही संदर्भ में हमें दिख रहा है कि ऐसा कुछ देश में बाढ़ आई है, इसकी भी बात नहीं की है। देश क्यों रो रहा है? क्योंकि भेदभाव बढ़ गया है, अशांति का वातावरण है। आपको सेकंड ऑप्शन का आंसर 101 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमें अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। मैंने द्वेष का समन किया जा सकता है। द्वेष का समन, अब समन में हमने अंडरलाइन किया था ना, समन क्या है, ऊपर में आप देखो कि समन किससे किया जा सकता है, प्रेम के पीयूष से द्वेष का समन करना है, यानी प्रेम से, यानी प्रेम है होगा ऑप्शन में, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन, आप यहाँ पे पलट के देखो, द्वेष का समन किया जा सकता है प्रेम द्वारा, नीति द्वारा, धर्म द्वारा या शासन द्वारा। तो पहला ही ऑप्शन है कि प्रेम द्वारा, ठीक है। पीयूष का विलोम शब्द मैंने पहले भी बताया, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पैसेज के संदर्भ में आपको मीनिंग निकाल लेना है ना। उसके बाद भ्रष्टाचार का भी मैंने बता दिया कि भ्रष्ट प्लस आचार्य, जिसकी आचार्य जिसका व्यवहार भ्रष्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार्य। अब 105 नंबर का क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा इस पैसेज का, वो क्या बोल रहा है कि कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। अब मैंने क्या बोला था कि सुदृढ़ शब्द को आपको अंडरलाइन करना था। अब देखिए कहाँ है सुदृढ़ शब्द, यहाँ पे आपने अंडरलाइन किया, मिटा के भेदभाव। अभी ऐसा जरूर ऑप्शन में दिया होगा क्योंकि सुदृढ़ की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। देखिए ये जो ऑनलाइन पेपर होता है ना, वो थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग होता है क्योंकि आपको ऊपर नीचे करना पड़ता है ना, स्क्रॉल करके। लेकिन यहाँ पर आपको ऑफलाइन में आपको सब सामने दिखेगा, है ना। कविता के अनुसार सुदृढ़ के देश हित को भूल कर, समस्त भेदभाव दूर करके, देश को नमन करके, देशभक्ति के गीत गा के। तो हमने क्या पढ़ा, भेदभाव को दूर करके, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से आपको पैसेज को सॉल्व करना है। ये मैंने आज बताया हिंदी के पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिक नॉलेज ग्रामर का ध्यान रखिएगा कि आपको देखना है। अगर आपको पढ़ना है तो आप स्टडी परचम के चैनल पे जाइए, आपको हिंदी ग्रामर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सारे बेसिक ग्रामर जो है आपको मिल जाएंगे, जो कि किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्लास जो आएगी हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश के पैसेज को कैसे सॉल्व करना है और किस तरह से आपको उसके सॉल्व करके उसके आंसर को करना है। तो क्या होता है, इंग्लिश का पैसेज सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमारी इंग्लिश क्या है, सेकंड लैंग्वेज है। तो हमें सारे वर्ड की मीनिंग नहीं आती है, लेकिन हमें कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, तो उस तरह से हम मीनिंग कैसे निकालेंगे वो आपको पढ़ के बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।